Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic measures to control inflation. यानी कि आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए किन किन पर्टिकुलर मेजर्स को फॉलो किया जा सकता है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेरियस मेजर्स हैं इनको हम तीन कैटेगरीज में ग्रुप्ड कर सकते हैं। क्या क्या है वो तीन हेड्स, तीन कैटेगरीज। द फर्स्ट वन इज़ द मॉनेटरी मेजर्स, सेकेंड वन इज़ द फिस्कल मेजर्स एंड थर्ड वन इज़ द अदर मेजर्स। तो पहले हम बात करते हैं अबाउट द मॉनेटरी मेजर्स की। क्या होते हैं मॉनेटरी मेजर्स? इनका मेन पर्पज़ क्या होता है? मनी सप्लाई को रिड्यूस करना। क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम पर होता क्या है, मार्केट में लोगों की परचेसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि मनी की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है, एक्सेस क्वांटिटी में होती है। मार्केट में मनी की सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से ही इन्फ्लेशनरी कंडीशंस एग्जिस्ट करती हैं। तो पर्पस क्या होता है कि जो एक्सेस मनी की सप्लाई मार्केट में अवेलेबल है उसको किसी तरीके से रिड्यूस किया जाए, और इसी को फॉलो करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉनेटरी मेजर्स को यूज़ किया जाता है। और ये खास तौर से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा यूज़ किए जाने वाले टूल्स होते हैं। इसमें सबसे पहला रहता है क्रेडिट कंट्रोल। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मॉनेटरी मेजर्स इन मॉनेटरी पॉलिसी। द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री adopts a number of methods to control the quantity and quality of credit. सबसे इंपॉर्टेंट मेजर होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी का नाम देते हैं। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो सेंट्रल बैंक के द्वारा अडॉप्ट की जाती है, और इसमें डिफरेंट टाइप के टूल्स होते हैं जिनका यूज़ करते हुए जो सेंट्रल बैंक है वो क्रेडिट की क्वांटिटी और क्वालिटी को प्रॉपर्ली कंट्रोल करता है और उसके बेसिस पर इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करता है। इसके लिए क्या क्या हो सकते हैं? एक होता है बैंक रेट। अगर बैंक रेट को रेज कर दिया जाए तो क्रेडिट क्या होगा? डिस्करेज होगा। या ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज़ को सेल करा जाए तो मनी सप्लाई क्या होगी? सोक होना शुरू हो जाएगी, एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगी। या फिर जो रिजर्व रेशियोज़ हैं जैसे कि CRR है, SLR है, इनको अगर रेज कर दिया जाए तो भी क्या होगा? क्रेडिट डिस्करेज होंगे। या जो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स हैं उनको भी अडॉप्ट किया जा सकता है, जैसे कि मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर दिया जाए, कंज्यूमर क्रेडिट्स को रेगुलेट कर दिया जाए। तो ये सारे तरीके होते हैं, टूल्स होते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी में यूज़ किए जाते हैं, जिनके बेसिस पर इन्फ्लेशन को प्रॉपर्ली कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इसमें सेकेंड मेथड आता है इसके अंदर मॉनेटरी मेजर्स में, दैट इज़ द डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी। अगर इन्फ्लेशन ज़रूर से ज़्यादा एग्जिस्ट कर रहा हो तो एक सबसे प्रॉपर तरीका होता है दैट इज़ द डीमोनेटाइजेशन ऑफ द करेंसी। और क्या होता है, जो हायर डिनोमिनेशन की करेंसीज होती है डोमेस्टिक करेंसी में, उनको बैन कर दिया जाता है या फिर उनको स्टॉप कर दिया जाता है। और ये कब किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा? जब कंट्री के अंदर ब्लैक मनी ज़रूरत से ज़्यादा एग्जिस्ट करनी शुरू हो जाए, तो उसको रोकने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी के कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जाता है, जिसमें जो हायर डिनोमिनेशन के नोट्स होते हैं उनको लीगली बंद कर दिया जाता है और उसकी जगह पर नई छोटी करेंसी इश्यू की जाती है मार्केट के अंदर। तीसरा तरीका होता है इसके अंदर इश्यू ऑफ न्यू करेंसी। द मोस्ट एक्सट्रीम मॉनेटरी मेजर इज द इश्यू ऑफ न्यू करेंसी इन प्लेस ऑफ द ओल्ड करेंसी। आप क्या करो, जो ओल्ड करेंसी है उसको हटाना शुरू कर दो और उसकी जगह नई करेंसी को लाना शुरू कर दो। एक ये भी तरीका होता है, जब इन्फ्लेशन जरूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है और उसको प्रॉपर्ली कंट्रोल करना हो तो उसके लिए नई करेंसीज़ को इश्यू किया जाता है और पुरानी करेंसीज़ को धीरे धीरे मार्केट से हटाना शुरू कर दिया जाता है। जो नए नोट होते हैं, दीज आर एक्सचेंज फॉर अ नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ओल्ड करेंसी। और इसके साथ साथ जो वैल्यू ऑफ बैंक डिपॉजिट है इसको भी फिक्स कर दिया जाता है कि एक लिमिट तक ही आप बैंक के अंदर अपना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। ये कब होता है? जब मार्केट में एक्सेसिव क्वांटिटी में नोट्स को इश्यू कर दिया जाता है और कंट्री के अंदर हाइपर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है
तो इसको कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट के द्वारा इस स्टेप को फोकस किया जाता है और ये एक बहुत इफेक्टिव मेजर होता है, एक इसका प्रॉपर रिजल्ट निकल कर आता है इसके अंदर। लेकिन इसके साथ साथ जो स्मॉल डिपॉजिटर्स हैं उनको ये कहीं ना कहीं हर्ट करता है, उनके लिए परेशानियाँ खड़ी करता है, तो इसी वजह से कभी कभी ये इनइक्विटेबल भी हो जाता है। दैट इज़ क्लियर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेजर की, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट मेजर इज द फिस्कल मेजर्स। फिस्कल मेजर्स में जब हम मॉनेटरी की पॉलिसी की बात करते हैं तो ये प्रॉपरली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में कभी कभी कैपेबल नहीं होती है। तो इसका मतलब और भी मेजर्स का यूज़ किया जाना चाहिए, जिसमें इंपॉर्टेंट मेजर आता है फिस्कल मेजर्स। एक तरीके से सप्लीमेंट्री का रोल प्ले करते हैं। जो भी कमी रह जाती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ से, उसको फिस्कल मेजर्स के द्वारा कंप्लीट कर लिया जाता है। ये जो पॉलिसी है ये गवर्नमेंट के द्वारा फोकस की जाती है। गवर्नमेंट क्या करती है इसके अंदर, अपने एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू को इस तरीके से मैनेज करती है जिससे कि इन्फ्लेशन को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर लिया जाए। अपने एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करती है, अपने जो पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उनको कंट्रोल करती है, जो प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर फोकस करती है। और इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा भी जो एफर्ट्स किए जाते हैं उनको हम फिस्कल मेजर्स का नाम देते हैं। कौन कौन से प्रिंसिपल फिस्कल मेजर्स हैं इसमें? सबसे पहला आता है इसके अंदर रिडक्शन इन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, यानी कि जो गवर्नमेंट है वो डिफरेंट टाइप के एक्सपेंडिचर्स को इनकर्ट करती है सोशल वेलफेयर के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो बनती है वो सोसाइटी को अपलिफ्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्म की जाती है और इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा डिफरेंट टाइप के एक्सपेंडिचर्स को इनकर्ट किया जाता है। तो यहाँ गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट ये देखती है वो कौन कौन से अननेसेसरी एक्सपेंडिचर हैं जो नॉन डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ पर इनकर्ट किए जा रहे हैं। तो इन्फ्लेशन को कर्व करने के लिए वो खर्चे गवर्नमेंट अपनी तरफ से बंद करना शुरू कर देती है। इससे क्या होगा, इससे जो प्राइवेट एक्सपेंडिचर है वो भी कम होना शुरू होगा, जो कि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर पर डिपेंडेंट है, उनमें भी फर्क आएगा और उनका भी प्रोडक्शन कम होगा। लेकिन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कट करना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक बार आप खर्चे बढ़ा तो देते हो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर, लेकिन उसको धीरे धीरे उसको कट करना इट इज़ वेरी टिपिकल फॉर द गवर्नमेंट, क्योंकि कभी कभी आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कौन से खर्चे आपके एसेंशियल हैं और कौन से खर्चे आपके नॉन एसेंशियल हैं। और इसी वजह से इस पर्टिकुलर मेजर को टैक्सेशन के द्वारा सप्लीमेंट किया जाता है। तो जो अगला मेजर है आपका वो है इंक्रीज इन टैक्सेस, यानी कि पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को कट करने के लिए, क्योंकि मार्केट में मनी की सप्लाई क्या है, ज़्यादा है, मनी की सप्लाई को कम करके ही तो इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, जो पर्सनल कॉर्पोरेट और कम्युनिटी टैक्स रेट्स होते हैं उनको रेज कर देती है, और इसके साथ साथ अगर उसको लगता है कि नए टैक्स भी लेवीट किए जाने चाहिए, इम्प्लीमेंट किए जाने चाहिए, तो उनको भी इम्प्लीमेंट करती है। लेकिन जो रेट्स ऑफ टैक्सेस हैं वो इतने भी हाई नहीं हो जिसकी वजह से सेविंग डिस्करेज हो जाए, इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो जाए और प्रोडक्शन डिस्करेज हो जाए। इतना हो कि वो कम हो जाए लेकिन डिस्करेज ना हो बिल्कुल भी, है ना। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो प्रोपोर्शनेटली कम होना शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट इन्फ्लेशन पर पड़ता है और इन्फ्लेशन कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अगले हम बात करते हैं, हाँ इसके साथ साथ और भी पॉइंट है इसके अंदर। टैक्स सिस्टम में रेवेन्यू को जनरेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, वो एक पेनल्टी सिस्टम क्रिएट कर सकती है कि जो टैक्स पे नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर वो हैवी फाइन्स भी इम्पोज कर सकती है। ये जो मेजर्स होंगे, अगर ऐसे मेजर्स गवर्नमेंट की तरफ फॉलो किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इसके साथ साथ एक काम और करा जा सकता है, गवर्नमेंट को क्या करना है, गुड्स की सप्लाई को इंक्रीज करना है विद इन द कंट्री। तो गुड्स की सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि डिमांड ज़्यादा आ रही है और सप्लाई कम हो रही है, तभी तो इन्फ्लेशन है, तो सप्लाई बढ़ानी है। सप्लाई को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंपोर्ट ड्यूटीज़ को कम कर सकती है और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को इंक्रीज कर सकती है, जिससे कि सप्लाई बढ़ेगी गुड्स की, और इससे भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम मेजर की बात करते हैं, इसमें फिस्कल मेजर्स में ही है ये इंक्रीज इन सेविंग। सेविंग में इंक्रीमेंट करिए, क्योंकि जितना पैसा लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होगा उतना ही वो खर्च करेंगे, उतनी ही डिमांड बढ़ती चली जाएगी। आपको डिमांड को भी कम करना है तो आप क्या करिए,
सेविंग के लिए एनकरेज करिए लोगों के लिए। इससे क्या होगा, जब लोग सेविंग करने के लिए ज़्यादा एनकरेज होंगे तो उनके हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम होगी वो कम होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरेस्ट के रेट को हाई करना शुरू कर देती है, जैसे कि लोग एनकरेज होते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपना सेव करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से उनकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कम होती चली जाती है, और इस तरह से उनके पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कम होते चले जाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही है, और उसकी वजह से जो पीपल हैं दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू सेव मच वॉलंटरली। तो इसी वजह से यहाँ एक कंपलसरी सेविंग को एडवोकेट किया है कीन्स ने, ये जैसे हम बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट, द सेवर गेट्स हिज मनी बैक आफ्टर सम ईयर्स। मतलब ये सिस्टम भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो जहाँ पर आप उसका एक अमाउंट तक पैसा रोक के रखिए, जैसे कि कुछ पैसा उसका रुका रहेगा और डेफर्ड पेमेंट के तौर पर इसको एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये पैसा उसके हाथ में आप दे दीजिए। तो उससे क्या होगा, उसकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो रिड्यूस होगी और कहीं ना कहीं उसके पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स भी कम होंगे, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। इसके लिए जो गवर्नमेंट है उसको क्या करना चाहिए, द गवर्नमेंट शुड फ्लॉट पब्लिक लोन्स कैरिंग हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, स्टार्ट सेविंग स्कीम्स विद प्राइज मनी और लॉटरी फॉर लॉन्ग पीरियड्स। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स लेकर आनी चाहिए। हाई रेट इंटरेस्ट के साथ में पब्लिक लोन्स को अवेलेबल कराना चाहिए, प्राइज मनी के साथ में सेविंग स्कीम्स को स्टार्ट करना चाहिए, लॉन्ग पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉटरी सिस्टम को इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, या फिर गवर्नमेंट कंपलसरी प्रोविडेंट फंड को भी इंट्रोड्यूस कर सकती है, या प्रोविडेंट फंड कम पेंशन स्कीम्स को भी इंप्लीमेंट कर सकती है जो कंपलसरी होंगे, और इसमें एम्प्लॉयज़ को अपना पैसा रखना ही रखना होगा। इन सारे मेजर से क्या होगा, सेविंग्स आपकी इंक्रीज होना शुरू हो जाएंगी और इसकी वजह से आप इन्फ्लेशन को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर पाओगे। ठीक है, चलिए अगले मेजर की बात करते हैं इसके अंदर, दैट इज़ द सरप्लस बजट्स। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक इंपॉर्टेंट मेजर होता है एंटी इन्फ्लेशनरी बजट पॉलिसी को अडॉप्ट करना, और इसको पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट है वो डेफिसिट फाइनेंसिंग को छोड़ देती है और इसकी जगह वो सरप्लस बजट को अडॉप्ट करती है, यानी कि कलेक्टिंग मोर एंड मोर रेवेन्यूज एंड स्पेंडिंग लेस। खर्चे कम करिए और पैसा ज़्यादा कलेक्ट करिए, रेवेन्यूज ज़्यादा जनरेट करिए, यानी कि सिस्टम के अंदर आपको मनी का फ्लो कम करना है, इसके लिए पॉलिसी आपको फॉलो करनी होती है। अगला इसके अंदर पब्लिक डेट्स। पब्लिक डेट का मतलब उसी टाइम पर इट शुड स्टॉप रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट एंड पोस्टपोन इट टू सम फ्यूचर डेट टिल इन्फ्लेशनरी प्रेशर आर कंट्रोल विद इन द इकोनॉमी। अगर आप पब्लिक डेट को रीपे कर रहे हो तो वो रीपेमेंट आपको पोस्टपोन करना है, क्योंकि मार्केट में मनी फ्लो आपको कम करना है। मनी फ्लो को कम करने के लिए आपको पोस्टपोन करना है इसको एक पर्टिकुलर फ्यूचर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जब तक कि आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो जाता है। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट को पैसा बोरो करना चाहिए, जैसे कि जो मनी सप्लाई है पब्लिक के साथ में वो रिड्यूस होना शुरू हो जाए और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। यानी कि जो मॉनेटरी मेजर्स हैं उनको फॉलो करते हुए जो फिस्कल मेजर्स हैं वो भी अकेले इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना। तो इसके लिए हमें मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी और नॉन फिस्कल मेजर्स को भी प्रॉपर्ली फोकस करना चाहिए। तो कुछ अदर मेजर्स भी हैं जिनको भी यूज़ करके इन्फ्लेशन कंट्रोल किया जा सकता है। क्या क्या है वो अदर मेजर्स, जैसे कि टू इंक्रीज प्रोडक्शन आप बढ़ाइए लगातार। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या क्या काम कर सकते हो आप, ये समझ लीजिए। जो एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स हैं जैसे कि फूड, क्लॉथिंग, केरोसिन ऑयल, शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स, इनके प्रोडक्शन को लगातार इंक्रीज करिए। एक तो तरीका ये है आपके पास। दूसरा क्या कर सकते हो आप, है ना, अगर ज़रूरत हुई तो इन प्रोडक्ट्स के लिए जो रॉ मटेरियल हैं इनको आप प्रेफरेंशियल बेसिस पर इंपोर्ट भी कर सकते हो, जिससे कि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया सके एसेंशियल कमोडिटीज़ के रेफरेंस में। इसके साथ साथ आपको एफर्ट्स करने चाहिए अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मेन मुद्दा क्या है, डिमांड तो बढ़ रही है लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ रही है, और आपको सप्लाई इंक्रीज करनी है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो आप प्रोडक्टिविटी पर फोकस करिए, और इस पर्पज़ के लिए आपको क्या करना है, ट्रेड यूनियन से आप एग्रीमेंट करिए कि भाई आप पीस के साथ में काम करिए, शांति के साथ में काम करिए और अपनी प्रोडक्टिविटी पर फोकस करिए। कोई भी आप स्ट्राइक मत करिए, फैक्ट्री को क्लोज मत होने दीजिए, और उन्हें एक तरीके से स्ट्राइक्स ना करने के लिए बना लीजिए, जैसे कि आपके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करके प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। या और क्या तरीके हो सकते हैं, रेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ की पॉलिसी को अडॉप्ट किया जाना चाहिए एक लॉन्ग टर्म मेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से। रेशनलाइजेशन से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है
और जो इंडस्ट्रीज़ का प्रोडक्शन है वो भी बढ़ता है थ्रू ब्रेन, ब्रॉन एंड बुलियन। इसके साथ साथ जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनकी पॉसिबल हेल्प लेनी चाहिए। रॉ मटेरियल, फाइनेंशियल हेल्प, सब्सिडीज़ ये भी प्रोवाइड की जानी चाहिए डिफरेंट कंज्यूमर गुड्स सेक्टर्स को, जिससे कि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जा सके। नाउ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट मेजर, अदर मेजर, दैट इज़ द रेशनल वेज पॉलिसी। सबसे इंपॉर्टेंट मेजर है कि हमें एक रेशनल वेज पॉलिसी को फॉलो करना है। यानी कि अगर सिचुएशन है हाइपर इन्फ्लेशन की, तो वहाँ एक वेज प्राइस स्पाइरल क्रिएट हो जाता है, और इस वेज प्राइस स्पाइरल को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वेज, इनकम्स, प्रॉफिट, डिविडेंड्स, बोनस, इन सबको फ्रीज कर देना चाहिए, एक लिमिट में बांध देना चाहिए इनको। लेकिन अगर कोई भी ऐसा ड्रास्टिक मेजर फॉलो किया जाता है तो इसको आप केवल शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इससे वर्कर्स और इंडस्ट्रीज दोनों को ही नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से सबसे बड़ी तरीका क्या है, जो वेजेस में इंक्रीज है इसको प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आप लिंक कर दीजिए। बोले जो जितना प्रोडक्टिविटी साथ में परफॉर्म करेगा उसके वेजेस उतने ही ज़्यादा होंगे। तो इसकी वजह से दो आपको फ़ायदे मिलेंगे इसमें ना, एक तो आप वेजेस को भी कंट्रोल कर पाएंगे और सेम टाइम पर आप प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज़ कर पाने में कामयाब हो पाएंगे, और इसकी वजह से इकोनॉमी में गुड्स के प्रोडक्शन को भी इंक्रीज़ किया जा सकेगा। ऐसे ये प्राइस कंट्रोल, प्राइस कंट्रोल में क्या करना है आपको ना, ये भी एक तरीका होता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कि आप एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स के अपर लिमिट, प्राइस के अपर लिमिट को फिक्स कर देते हो, यानी कि इससे ज़्यादा प्राइस पर आप गुड्स को सेल नहीं कर सकते। उनका एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर दिया जाता है लॉ के द्वारा, और कोई भी अगर इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है तो उसको पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे इसमें रेशनिंग की पॉलिसी को फॉलो किया जा सकता है। रेशनिंग का पर्पज़ क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिंग कंजम्पशन ऑफ स्कार्स गुड्स सो एज टू मेक देम अवेलेबल टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। यानी कि हर किसी के पास एसेंशियल गुड्स की अवेलेबिलिटी हो, इसको एंश्योर किया जाता है रेशनिंग सिस्टम के बेसिस पर। जो भी एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स है जैसे कि वीट, राइस, शुगर, कैरोसिन ऑयल, इन सबको राशन शॉप्स होती हैं वो ओपन कर दी जाती है जगह जगह, और उन पर वो कम से कम और सब्सिडाइज रेट में अवेलेबल कराया जाता है, जिससे कि उनकी सप्लाई को एंश्योर किया जा सके। ठीक है, सो दीज ऑल आर द different measures on the basis of which you can control inflation. Okay, thank you.